हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप सभी का हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यस बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका मधु कंकरिया जी। अब पाठ का जो टाइटल है साना साना हाथ जोड़ी, क्या होगा इसका अर्थ? हाथ जोड़ने का अर्थ तो समझ में आ रहा है कि ठीक है हाथ जोड़ा, लेकिन साना साना ये क्या है अभी बता दूं? नहीं, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा सस्पेंस तो जरूरी है ना। बताऊंगी, आराम से देखते रहिए, बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम चलेंगे लेखिका के जीवन परिचय पर। मधु कंकरिया जी से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, साथ ही साथ उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह की रचनाएं वे हमेशा करती रही हैं। आइए। मधु कंकरिया का जन्म कलकत्ता के एक निम्न मध्यम वर्गीय और व्यवसायी परिवार में 23 मार्च सन 1957 में हुआ। मधु कंकरिया के पिता का नाम ध्यानचंद वर्डिया तथा मां का नाम अक्षय देवी था। मधु जी के पिता का अपना मेटल का व्यवसाय था। उन्हें किताबें, अखबार, पत्रिकाएं आदि पढ़ने का बहुत शौक था। मां अक्षय देवी कुशल गृहिणी थी। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मधु और मां की बहस हो जाया करती थी। क्यों बताइए, क्यों होती है बहस? हाँ, जहां पर विचारों में एक रूपता आ जाती है ना, जहां दोनों टीम मतलब दोनों पक्ष एक से होते ना, बराबरी वाले, तो बहस तो होती है। अब कहेंगे नहीं, बराबरी के कहाँ थे मैडम, वो माँ थी, वो बेटी थी। विचारों की बात कर रही हूं मैं ठीक है। समाज के नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना करना मधु जी का स्वभाव सा बन गया था। उन्हें रूढ़िवादी सोच या पुरानी सोच या दकियानूसी सोच बिल्कुल रास नहीं आती थी। और हो सकता है माँ उसी समय पली बढ़ी थी, तो वो उन बातों का साइड लेती हों, जिस कारण से मधु जी और उनकी बहस हुआ करती थी। देखिए क्या दृश्य आ रहा है नजर। बिल्कुल पहाड़ी इलाका, कैलाश पर्वत जैसा कुछ सीन नजर आ रहा है। ठंडा ठंडा सा एहसास हो रहा है, बड़ा सुंदर सा दृश्य, गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ। तो ये पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, साना साना हाथ जोड़ी, ये लेखिका ने अपनी यात्रा का ही तो वर्णन किया है। कहाँ जा रही हैं वे? आइए देखते हैं कहाँ जा रही हैं, क्या क्या उन्होंने देखा और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कैसे किया, वो भी देखते हैं। यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है और एकदम सुकून, शांति और शीतलता का प्रतीक है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं। कहीं कहीं गैंगटॉक को गंतोक भी लिखा है, ठीक है, क्योंकि वहां के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, को गाती हैं। साना साना हाथ जोड़ी, एक युवती प्रार्थना ही तो करती है। क्या प्रार्थना करती है? कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर, वहां लिखा है रूडोडेंड्रो के फूल खिले देखकर खुश हो गई। और वहां के जो दृश्य थे उनको देखकर तो वो इतनी मोहित हो गई कि वहीं ऐसा लग रहा कि एक पल के लिए मैं थम सी गई हूँ। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं थम सी गई हूँ, सारा जो विगत स्मृतियां थी वो शून्य हो गई हैं। बस यहीं का वर्तमान का ही जो दृश्य है, जो छवि है, वो मेरे मन और मस्तिष्क पर बस गई है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और
गाइड जितेन नारगे के साथ रवाना होती हैं। जितेन नारगे उनका गाइड भी था और ड्राइवर भी था। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। अब उन्होंने कहा, किससे पूछेंगी बताइए? ऑफ कोर्स गाइड से पूछेंगी। तो उन्होंने जितेन से पूछा कि सफेद सफेद ध्वज या सफेद सफेद झंडे या पताकाएं इतने सारे क्यों हैं? तो जितेन क्या बताते हैं कि मैडम, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब शहर से दूर किसी निर्जन स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और इन पर मंत्र भी लिखे होते हैं। इन्हें फिर उतारा नहीं जाता, ये स्वतः ही अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ये शांति और अहिंसा का प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र भी लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अब एक तरफ तो उन्होंने देखा किसी दूरी पर जाकर कि बहुत सारी सफेद पताकाएं या श्वेत पताकाएं हैं, फिर कुछ दूरी पर गई तो उनको कुछ रंगीन कलरफुल झंडे दिखाई दिए, पताकाएं दिए। तो फिर उन्होंने जितेन से पूछा, जितेन कौन? नारगे, जितेन नारगे उनका ड्राइवर और गाइड था। तब उसने कहा कि मैडम, ये किसी शुभ कार्य के लिए संकेत देती हैं और जब किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक एक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहां पर बहुत सारे ऐसे सीन थे, ऐसे स्थान थे जिनको देखकर लेखिका उत्सुकतावश, कौतूहलवश कई प्रश्न किए जा रही थी जितेन से। और जितेन बहुत ही अच्छा गाइड था, बहुत अच्छा ड्राइवर भी था, तो वो हर एक प्रश्न के जवाब भी अच्छे से दे रहा था क्योंकि उसको उस स्थान की संपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। अब एक चक्र जब दिखाई दिया लेखिका को, कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ व्हील टाइप, ठीक है, बड़ा सा एक चक्र दिखाई दिया, धर्म चक्र। अब उन्होंने देखा और जितेन से पूछा कि ये क्या है? जितेन ने बताया, मैडम, ये धर्म चक्र है और ऐसा माना जाता है कि इसको घुमाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को सुनने में बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा, और उन्हें इतना अच्छा लगा बेटा कि उन्होंने कहा कि देखिए, वेशभूषा, रहन सहन, जाति पाति, बोल, सब कुछ यहां से वहां पूरे भारत में यदि देखा जाए तो हर जगह के अलग अलग है, लेकिन उनको भारत की आत्मा एक सी लगी। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर, हर जगह पर, कहीं भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाते हैं तो हर एक स्थान के लोग अपने स्वतंत्रता अनुसार या अपने रीति रिवाजों के अनुसार धर्म मानते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, वेशभूषा या जो भी भोजन खान पान वो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हैं जो धर्म से संबंधित हैं, जो प्राचीन हैं, उनका भी पालन करते आ रहे हैं। कहीं मान्यता है ना कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, या फिर कुछ अंधविश्वास भी थे। अब उन अंधविश्वासों को थोड़ा हमने टाटा बाय बाय कर दिया, जैसे अरे बिल्ली रास्ता काट गई, कहीं मत जाओ। अब बिल्ली को कहीं तो जाना होगा ना, तो अब रास्ता कट गया, ये कहाँ से बात हुई? या फिर शाम के टाइम दहलीज पर खड़े मत हो, क्यों? नहीं, बुरा माना जाता है। या फिर कहा था रात के टाइम पेड़ों को मत छुओ, नहीं तो पाप हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो बातें थी जो अंधविश्वास से जुड़ी थी वो वैज्ञानिक रूप से सही थी कि मान लीजिए यदि कहीं कुछ हो रहा है, शाम को मत हो खड़े, क्योंकि अब अंदर चलो ना, या फिर पेड़ पौधों को मत छुओ, सो गए हैं, अरे उनको थोड़ा तो रेस्ट करने दो। पूजा जाता था वृक्षों को, बल पीपल आज भी पूजे जाते हैं, तो ये सब पूजा से कम पेड़ों की क्षति तो नहीं होती थी। तो वैज्ञानिक कारण नहीं थे क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रकृति के प्रति प्रेम तो था। तो यहाँ पर लेखिका को बड़ा अच्छा लगा कि संपूर्ण भारत में
जो भारत की आत्मा है वो एक है, हर जगह कोई ना कोई मान्यताएं तो जरूर हैं। ठीक है, और क्या होता है? नार्गे। नार्गे कौन? जितेन नार्गे। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगे। बहुत ऊंचाई पर जा रहे थे, पहले छोटे 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 दृश्य दिखने लगे होंगे। जो गांव थे या लोग थे वो बहुत छोटे हुए, फिर और ऊंचाई पर जा रहे थे तो गायब ही होने लगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे वैसे बाजार, लोग सब ओझल होने लगे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगा था। हिमालय भी पल पल बदल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूरी पर जब हम जाते हैं तो कोई विशाल काय भी हमें छोटा सा नजर आने लगता है, और जहां हम जाते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा नजर आने लगता है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने के पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहाकर ले जा रहा हो। वहां का सुकून, वहां का चैन, वहां के झरने, वहां की नदियां एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्रदान कर रही थी लेखिका को, और ऐसा अनुभव हो रहा था उनको कि ये मेरी जो अंदर, क्योंकि हर एक मन में कुछ बुराइयां भी रहती हैं, है ना, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था जैसे सारी मेरी तामसिकताएं, वासनाएं, बुराइयां सब इस झरने में बह रही हैं और मैं एकदम निश्चल हो गई हूं। ठीक है, रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। सब कुछ बदलता जा रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब प्राकृतिक संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बहती तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी बर्फ की, है ना, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा भी चल रही थी। क्या नजारा होगा! आप गए होंगे ना कहीं घूमने, ऐसा दृश्य तो आपने जरूर देखा होगा जो ऐसा लगता हो कि ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, कहीं मत जा, बस यही रहे। ऐसा लगता है ना, जब हमें मनपसंद चीज या मनपसंद दृश्य या नजारा दिखता है तो हम बस उसी को एकटक देखते रह जाते हैं। ठीक वैसा ही हो रहा था लेखिका के साथ। जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी, खुशबू चारों ओर बिखेर रही थी। हाँ, अब क्या है, देखिए वहां के लोग, वहां की महिलाएं और वहां के बच्चे कितने मेहनती होते हैं, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा, और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। किस तरह वे दिन रात मेहनत करते हैं। ना केवल पुरुष ही पत्थर तोड़कर रास्ते बनाते हैं, बल्कि महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ में बांधकर पत्थर तोड़ती नजर आती हैं। लेखिका कहती हैं कि इतनी सुंदर कोमल काया, एकदम गोरी रहती हैं, सुंदर, और वो भी इतनी मेहनत करते। उन्होंने देखा तो ऐसे रह गई कि कितना कुछ देकर ये कितना कम प्राप्त कर पाती हैं। मतलब मेहनत हद से ज्यादा, और इनको मेहनत आना बहुत कम मिलता है। वहीं पर उन्होंने बच्चों का भी जिक्र किया है कि बच्चे कम से कम 2-3 किलोमीटर की पहाड़ी को चढ़कर स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपने जैसा नहीं है कि समतल रास्ते हों और कहीं भी स्कूल या आवागमन की व्यवस्था हो। ठीक है, मतलब उन वहाँ के लोगों को सैल्यूट करते हैं, हम नमन करते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी उनके चेहरे खिले रहते हैं, कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। बच्चे 2-3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब स्कूल से आ गए हैं अब नहीं करेंगे मम्मा हम कुछ, अब बहुत थक गए। नो, स्कूल से आएंगे फिर अपने माँ के कामों में हाथ बटाएंगे, साथ ही साथ जो पालतू पशु होते हैं ना, मवेशी, उनको चराने जाएंगे, लकड़ियां बीन कर लाएंगे। हर एक का काम में ऐसा रुझान रहता है, हर एक का योगदान रहता है, और खुशी खुशी वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया कि सिर्फ और सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए वे श्रम सुंदरियां
उनका श्रम और मातृत्व की भावना एक साथ देखी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों को तक पीठ में टोकरी में लाद कर बांध कर वो काम करती नजर आ रही हैं, और वो काम भी इतना खतरनाक, क्योंकि सड़कें जो थी ना, रास्ते इतने सकरे होते थे कि जरा सा भी नजर हटी और दुर्घटना घटी, फिर भी वो काम करती हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है ना, तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो जाता है। हाँ, और हुआ है कई बार, इसलिए वो बता रहा था कर्मचारी। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आम व्यक्ति जो है वो हमेशा हर जगह संघर्ष ही करता रहता है और नाम किसी और का हो जाता है। एक तो वो व्यक्ति जो कुछ करना ही नहीं चाहता, ठीक है किस्मत है, जैसा है वैसा ठीक है। दूसरा जो दिन रात मेहनत करता है, खुश रहते हुए मेहनत करता है, और उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। वो हर जगह हर समय हमेशा कर्म पर भरोसा रखते हैं। तो जो कर्म पर भरोसा रखते हैं ना, उनका तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है, उनको कभी मन से दुखी नहीं होने देता है, उनके हृदय को प्रसन्नचित रखता है वो। ठीक है, अब क्या है कि लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूल बच्चे मिलते हैं। अब क्या हुआ, अभी बताया ना मैंने कि छोटे जो बच्चे रहते हैं वो पैदल चलकर 2-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़कर जाते हैं और स्कूल जाते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं मैडम जी। ऐसा नहीं है जैसे आराम से स्कूल बस इनको लेने आ रही है और वो स्कूल जाएंगे और नखरे करेंगे। वो पहाड़ी चढ़कर 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, और देखिए क्या क्या काम करते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था, मतलब और भी सकरा होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। सब मतलब हर जगह लिखा था, यदि आप घर पहुंचना चाहते हैं तो धीमे चलिए, घर पर कोई प्रतीक्षा कर रहा है या बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी लिखे थे वहाँ, ताकि जो ड्राइवर्स हैं उनको आराम से पता चले कि रास्ता और भी कितना सकरा है और भी कितना खतरनाक है। ठीक है, शाम के समय जीप चाय के बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। आपने देखा होगा ना, ताजा होले देखा होगा ना टीवी पर, किस तरह से वो परिधान पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आती हैं। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। यूमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे, लकड़ी से बने थे। ठीक है, लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। अब चूंकि कहते हैं ना, कहीं हम जाते हैं तो फुल एकदम एंजॉय करते हैं, तो जब वो रुके तो वहां पर नाच गाना भी स्टार्ट हो गया। लेखिका की सहयात्री जो उनके साथ जा रही थी, सह मीन साथ में, यात्री मीन से यात्री, ठीक है, मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया, जबकि वो लगभग 50 वर्ष की आयु की रही होंगी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यह स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब वहां किसी ने बताया कि मैडम यहाँ तो बर्फ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दूरी पर कटाव पर हम जब जाएंगे ना तो वहां बर्फ देखने को मिलेगा। और एक और बात बताऊं मैडम, कटाव को तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो अचानक से एकदम से उनकी जो मित्र थी, सहयात्री थी मणि, वो स्विट्जरलैंड घूमकर आ चुकी थी, तो उसने तुरंत उसकी बात को काटा और क्या कहा कि मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी बहुत अधिक सुंदर है। मतलब भारत में ऐसे अनेकों स्थान हैं जो देखते ही बनते हैं, जो दर्शनीय हैं, जो अलौकिक हैं, जो अनुपम हैं, जो इनक्रेडिबल हैं। ठीक है,
कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायोंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। इतने अच्छे दृश्य, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी वहीं हो, खचाखच फोटो खींचे जा रहे थे। यादों को सहेज कर रखने के लिए फोटो भी क्लिक करना जरूरी है ना, लेकिन ये बहुत ध्यान से कि कहीं फोटो खींचते खींचते कहीं हम ही ना खिंच जाए जमीन की गोद में, है ना। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। मतलब वहां अद्भुत शांति थी, अद्भुत एक एहसास था कि लेखिका अपने भीतर ही समा गई थी और उनको लग रहा था कि जो भी वेद पुराणों में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, लगता है यहीं से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा होगा। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो भी वह आध्यात्मिक हो जाए, इतना सुंदर नजारा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिमशिखरों का हम पर ऋण है। प्रकृति का जल संचय का तरीका भी रियल में, वास्तविक रूप में बहुत अनुपम है कि सर्दियों में बर्फ की शिलाएं तैयार हो जाती हैं, फिर गर्मियों में वही बर्फ पिघल पिघल कर नदियों में बहती है और सबकी प्यास बुझाती है। क्या तो प्रकृति का ये करिश्मा है, ठीक है। तो हम सबको ये तो चाहिए ना कि प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति ले, ताकि जिस तरह का सुख हम भोग रहे हैं, जिस तरह का प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका सुख भोग सके, उनका लाभ उठा सके। थोड़ा और आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। आर्मी वंदे मातरम दिखाई दी। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। क्यों बताइए, क्यों उदास हुई? वो इसलिए उदास हो गई होंगी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, वो 24 घंटे वहां तैनात रहते हैं। माइनस जो टेम्परेचर है ना उसमें, जबकि हम तो थोड़ी सी सर्दी आने पर कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, लेकिन वे हमेशा तैनात रहते हैं। उनकी देशभक्ति की भावना, उनकी त्याग की भावना, उनकी समर्पण की भावना को हम नतमस्तक ही कर सकते हैं और भला क्या कर सकते हैं। शायद यही कारण रहा हो। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वैशाख का महीना जो कि गर्मियों का बिल्कुल सर्वोपरि चरम शिखर माना जाता है। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, जबकि वैशाख मतलब महीना देखा जाए तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल के महीने में भी वहां सर्दी थी। सोचिए तो दिसंबर जनवरी में क्या हाल होता होगा, किस तरह से क्या करती होंगे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वे लोग पौष और माघ की ठंड में क्या करते होंगे। पौष मतलब जनवरी वाला महीना, ठीक है। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियोता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा, और ऐसी घाटी, ऐसी सुंदर घाटी कि लग रहा था जैसे कि वाह, ऐसा लग रहा है मानो यहीं थम जाए, वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, और मेरी आंखें, मेरा ये जो दृश्य है वो बस देखते ही रहें। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। अब क्या करें भाई, जहाँ जैसा जीवन है तो जीवन यापन के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो वो ये भी बताता जा रहा था कि मैडम जी यहाँ ये है। फिर बहुत सारे मैडम जो थी, हमारी लेखिका मधु जी, वो तरह तरह के प्रश्नों की बौछार लगाती जा रही थी। लेकिन काबिले तारीफ था जो जितेन नार्गे, वो बहुत ही कुशल गाइड था, और कुशल गाइड में जितने भी गुण होते हैं वो सब उसमें थे। सारे प्रश्नों का वो जवाब देते जा रहा था। अब आगे लिखा है कि बंदर का मांस खाने को से कैंसर नहीं होता। उसने बताया कि मैडम जी ऐसा कहा जाता है कि बंदर का मांस खाते हैं ना तो कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लगा।
जब यूमथांग से वापस आए, कटाव में इतने सुंदर दृश्य थे। तो अब जब हम बहुत कुछ अच्छा देख चुके होते हैं और कुछ सामान्य सा नज़र आता है तो हमें लगता है अब ये क्या, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में ही भौंकते हैं। जो वहां के कुत्ते थे वो जब चांदनी रात रहती ना, फुल मून लाइट, तभी भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। गुरु नानक के पदचिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जितेन ने बताई जो लेखिका को पहली बार अनुभव हो रहा था, ठीक है। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता था। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक को पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। और बहुत अच्छा रहा जो कि गैंगटॉक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना। यदि टूरिस्ट स्पॉट बन जाता तो वहां दुकानें होती तो लोग जाते तो प्रदूषण होता, और जितनी स्वच्छता और जितनी पवित्रता आज वहां है, जब लेखिका वहां थी शायद वो नहीं हो पाती, है ना। समझ में आया ना बेटा। लेखिका ने गैंगटॉक सिक्किम का जो दृश्य हम सबको दिखाने का प्रयास किया है, उन्होंने इतने सुंदर शब्दों की रचना की है कि ऐसा लग रहा था मानो हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं। समझ आया ना। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। ओके, पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अब यहां पर गंतोक मीन्स व्हाट, गैंगटॉक। यस, वेरी गुड। रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। जादुई एहसास, आपने सुना था ना धीरे से कि लेखिका पुरानी, आगे का, पीछे का सब भूल गई थी। वो इसी में खो गई थी, उसकी सुंदरता में रम गई थी, बस गई थी। सब कुछ स्थगित, एकदम स्टेबल हो गया था कि बस यही है सब कुछ अर्थहीन सा था कि कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं बस यही हूँ मैं ऐसा महसूस हो रहा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। चेतना मीन्स बुद्धि। ज़्यादा अधिक सोच समझ नहीं रही थी कि वो क्या, कैसा ये लिख लूँ या कुछ, बस शांत, एकदम निर्वेद, वेदना रहित शांत रस में चली गई थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा सी रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। जहां बात आत्मा के सुख की होती है ना बेटा, वो सुख सबसे ऊंचा होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि हमारे हाथ, पैर, मुंह, मतलब सब कुछ कितना सारा काम करते हैं, हमेशा काम में लगे रहता है, ये भी सब कुछ। तो फिर हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको कभी हम आराम दें, इनका हम ख्याल रखें, अपने आप को कुछ समय दें, अपने आप के लिए थोड़ा सा जी लें, थोड़ा सा। बाकी तो हम सबके लिए जीते ही हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, मित्रों के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। तो हमारा कर्तव्य है ना कि थोड़ा सा अपने लिए भी तो जी लें। अपने लिए जीने का अर्थ, अपने लिए समय निकालें, थोड़ा सा योग ध्यान में लीन हो जाएं, अपने आप को शांति प्रदान करें और अपने आप को सुख, जो आत्मा को सुख दे, वो कार्य करें। अपने आप को सुख देना बहुत बड़ी बात है। और हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपनी खुशी के लिए कभी भी अपनी खुशी में इतना लीन नहीं होना है कि हमारी खुशी दूसरों के दुख का कारण बन जाए। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। परमात्मा द्वारा दिया गया ये शरीर अमूल्य उपहार है जो किसी से, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना धन दौलत, ना गाड़ी, ना पैसा, हमारे पास कुछ नहीं है, अरे अपने आप को देखो तो ऊपर से लेकर नीचे तक,
कितने अनमोल उपहारों के साथ ऊपर वाले ने यहां पर भेजा है, तो गर्व कीजिए अपने आप पर, थैंक्स कीजिए ऊपर वाले का कि थैंक यू गॉड, इतना अच्छा शरीर दिया, सब कुछ है हमारे पास, आंख, हाथ, कार, पैर, बुद्धि, सब कुछ, ठीक है। तो उसी में वो एकदम जादुई एहसास में लेखिका खो गई थी। अगला प्रश्न, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था? बताइए, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था? मेहनतकश बादशाहों का, बादशाह तो समझते ना, किंग, तो क्या वहां पर इतने मेहनती लोग रहते थे? हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप लोग बोलें। वहां पर ना केवल पुरुष मेहनत करते थे बल्कि स्त्रियां भी मेहनत करती थी। वेरी नाइस। और वहां स्त्रियों की श्रम साधना और मातृत्व भावना, वात्सल्य की भावना एक साथ देखी जा सकती थी, क्योंकि जो स्त्रियां थीं वो अपने छोटे छोटे से बच्चों को, जो बच्चा सिर्फ घर में रहकर आराम से पलता, उसको भी पीठ में बांधकर पत्थर तोड़ती नजर आती हैं। फिर बच्चों की बात आई, जो स्कूल जाते थे बच्चे, तो स्कूल भी उनको बस लेने नहीं आती थी या कोई स्कूल का ट्रांसपोर्ट नहीं था। पहाड़ी के उस पार स्कूल रहा करता था, तो कम से कम 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर वे स्कूल जाते थे। स्कूल से आकर ये नहीं कि अब तो हम थक गए, हम नहीं करेंगे मम्मा कुछ भी, नो, घर में आकर अपने माँ के कामों में हाथ बटाते थे, क्योंकि माँ भी दिन भर काम करती ना। उसके साथ ही मवेशियों, मवेशी समझते हैं, पालतू पशुओं को चराने जाते थे, लकड़ियों को लेने जाते थे। तो ये सारा काम, हर एक व्यक्ति अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, शायद इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया था। आइए पढ़ते हैं। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंगटोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। यदि वहाँ के लोग लापरवाह हो जाते, वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते या स्वार्थी हो गए होते, तो आज उसकी स्थिति प्रदूषित हो गई होती, आज इतना अच्छा शहर नहीं रहा होता। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं, और वे काम भी करते रहते हैं। सोचो आप, हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, सिर पर वो लगाते ना एक इस तरह से, और एक अलग ही चाय की बागानों में तोड़ती हुई आपने देखी होंगी टीवी वगैरह में। और हाँ, हो सकता है आप बिल्कुल गए हों या वहीं के निवासी हों। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, हद से ज़्यादा, मतलब बेहद कठिन है यहाँ पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बनाकर रख दिया है। अपनी मेहनत के बल पर, अपने समर्पण के बल पर एक एक पल को, एक एक स्थान को बहुत सुंदर बनाकर रखा है। ठीक है, समझ आया? चलें तीसरे प्रश्न की ओर। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? आया था ना, जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब आया था कुछ कि जब लेखिका जा रही थी, उनको बहुत सारी श्वेत पताकाएं दिखी, सफ़ेद झंडे देखे। लेखिका के मन में जिज्ञासा, क्योंकि जो लेखक होते हैं या जो रचनाकार होते हैं या जो क्रिएटिव व्यक्ति रहते हैं, उनके मन में प्रश्नों की बौछार तो होती है। अब जैसे ही वो जो भी कुछ नया सा देखती थी, तुरंत अपने गाइड जितेन नार्गे से पूछती थी। जब उन्होंने देखा कि अरे अरे अरे, ये इतने सारे सफ़ेद सफ़ेद झंडे या श्वेत पताकाएं क्यों हैं, तो जितेन ने बताया था ना कि मैडम, जब किसी बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले को बुद्धिस्ट, ठीक है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी निर्जन स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। इनमें मंत्र भी लिखे होते हैं। फिर इनको ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद इनको उतार लिया जाए, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। फिर कुछ दूरी पर रंगीन पताकाएं देखी। अब रंगीन पताकों को देखकर फिर मैडम पूछने वाली थी, और जितेन ने बताया कि जब किसी नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है, अच्छे कार्य का शुभारंभ किया जाता है, तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सफेद बौद्ध पताकाएं शांति एवं अहिंसा का प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं।
कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक एवं नए कार्य की शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। श्वेत शोक की ओर और रंगीन नए कार्य की ओर। क्लियर? आ रहा है ना बच्चों समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? कितनी बातें पूछी हैं, ध्यान से सुनिए। प्रकृति कैसी थी, वहां की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी थी और वहां का जनजीवन कैसा था। आपको तीनों के बारे में बताना है। पहले तो बताना है कि वहां का प्राकृतिक दृश्य कैसा था, फिर बताना है वहां की भौगोलिक स्थिति, जो कंडीशन थी वो कैसी थी। यस, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, साथ ही साथ वहां के लोगों का जनजीवन, रहन सहन कैसा था। आप बताइए वहां की प्रकृति कैसी थी? बहुत सुंदर, असीमित सुंदर, इतनी सुंदर कि लेखिका अपनी नजरों को नहीं हटा पा रही थी। लेखिका तो अपने आप को ही भूल गई थी और उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी स्मृतियों की शून्यता में थी, मुझे ना आगे का याद ना कुछ पीछे का याद, मैं करना ही नहीं चाहती, एकदम उसमें खो सी गई थी, उसमें लीन हो गई थी। मतलब वहां का प्राकृतिक जो दृश्य थे, जो प्राकृतिक नज़ारे थे, वो इतने सुंदर थे कि जहां पर नजर डालो, जहां पर दृष्टि डालो, जहां तक दृष्टि जाए बस सुंदरता ही सुंदरता। कटाव को तो स्विट्जरलैंड तक कहा और उनकी मित्र ने तो ये तक कह दिया कि नहीं 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 नहीं, स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है कटाव। तो ये जो प्राकृतिक दृश्य था। अब भौगोलिक बताइए, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी? हाँ, खतरनाक, रास्ते सकरे, टेढ़े मेढ़े, यदि जो ड्राइवर है उसकी जरा सी भी लापरवाही मौत के नीचे या मौत के घाट उतार सकती है। कदम कदम पर लिखे थे थिंक ग्रीन, धीमे चलिए, घर पहुंचना है तो आराम से जाइए, यदि आपके घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो आराम से चलिए, दुर्घटना से देर भली। बहुत सारे ऐसे लगे थे क्योंकि खतरनाक थे। जंगली जानवरों का भी खतरा था। मैन वाइटर्स आर हेयर अराउंड अस लिखा था वहाँ, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, वो खतरनाक थी। अब जनजीवन कैसा था? जनजीवन तो मेहनत कश बादशाहों का शहर था। ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी खुशी खुशी रहकर अपने कार्यों को करते थे। आइए पढ़ते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी। सिक्किम की प्रकृति। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान, सकरे, जलेबी की तरह घुमावदार, थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। प्रकृति समझ में आया? अब क्या है? भौगोलिक स्थिति। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग है, ठीक है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कभी लॉन्ग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है और पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति का प्रतीक है और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत को दर्शाते हैं। वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताया कि पहाड़ियाँ हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हिमालय है और यहाँ यहाँ ये जो मतलब शूटिंग हुई, क्या दृश्य है, सब कुछ वो बताते जा रहा था। जनजीवन कैसा है? यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और इसलिए लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। स्त्रियां एवं बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं और काम करती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रम साध्य है, मतलब श्रम ही उनके लिए साधना है।
उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास भी रखते हैं। कुछ वहाँ चक्र भी मिला था ना, व्हील, कभी लॉन्ग स्टॉक, फिर वहाँ एक व्हील दिखा था चक्र, जिसमें ये बताया जितेंद्र ने कि ये धर्म चक्र है और ऐसा माना जाता है कि इसको घुमाने से आसानी से नहीं घूमता होगा वो, हाँ इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये भी बताया था लेखक ने, लेखिका को जितेंद्र ने। अगला प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर, यस बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताइएगा उत्तर, देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी थी, बताइए। जब वो घूमता चक्र, जैसे ही उन्होंने बताया जितेंद्र ने कि मैडम ये धर्म चक्र है और इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो उस समय लेखिका के मन में ये क्यों आया था कि भारत की आत्मा एक सी है। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा तो एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है। समझ आया? ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न, जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में कितने गुण होना चाहिए, कैसे गुण होना चाहिए, एक कुशल गाइड के कौन कौन से गुण होते हैं। क्या आपको लगा कि जितेंद्र एक अच्छा गाइड था, एक अच्छा ड्राइवर था? यदि एक अच्छा गाइड और ड्राइवर था तो उसमें कौन कौन से गुण थे? क्या एक कुशल गाइड में ये गुण होना चाहिए, या फिर एक कुशल गाइड में जो गुण होते हैं वो जितेंद्र में थे? आइए देखते हैं। नारगे, नारगे मतलब जितेंद्र नारगे एक कुशल गाइड था, ठीक है। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था और ऐसा ही होना चाहिए। जिस भी पेशे में हम हैं, जिस भी फील्ड में या क्षेत्र में हैं हम, उसके प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए, ठीक है। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? एक गाइड अपने देश एवं इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होना चाहिए, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देगा। उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जलवायु कैसी है, इतिहास क्या है। सपोज अब लग तो रहा है मौसम साफ है, अचानक से बारिश और ऐसा आंधी तूफान आ जाए तो वहां तो रास्ते इतने सकरे हैं, फिर क्या होगा? तो ये सब जानकारी उसको जरूरी है। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। भ्रमणकर्ता समझते हैं ना, जो भी यात्रीगण हैं वो जो भी प्रश्न पूछे, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो उत्तर दे। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना बहुत आवश्यक होता है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम करके अपने कार्य को कर सकता है। यदि वो हर एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर देगा तो जो भ्रमण करता है, मतलब जो घूमने गए हैं, तभी तो उनको उन पर ट्रस्ट होगा कि हाँ अच्छा गाइड मिला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गाइड को कुशल एवं बुद्धिमान व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। यदि गाइड कुशल और बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर वो गाइड किस काम का? गाइड अर्थात जो हमें रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शक। यदि हम कहीं नए स्थान पर गए हैं और हम गाइड की हेल्प तो लेते ही हैं, यदि गाइड को कुछ पता नहीं होगा तो फिर क्या मतलब गाइड का? इसलिए गाइड में बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता एवं बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा भी कर सके। सडनली कुछ ऐसा हो गया, कोई कुछ ऐसा आया, तो वो बुद्धिमान तो होना चाहिए। पता नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान है हमारे पास है, बुद्धि का हमें कुछ पता नहीं। तो यदि कुछ ऐसा अवसर आ जाए या ऐसा खतरनाक सा मोड़ आ जाए, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकता है, ठीक है। समझ आए? और क्या है?
गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहिए उसको सारी बातों को कि जो भ्रमण करता है, जो घूम रहे हैं, वो बस जिज्ञासु प्रवृत्ति से क्यूरियोसिटी के साथ सुनते रहें, देखते रहें। भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो, ताकि उसे खुशी हो कि अच्छा रहा कि मैं यहाँ आई या मैं यहाँ आया तो मुझे संतुष्टि है। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों एवं बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए। ठीक है, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए, बहुत आवश्यक है कुशल गाइड की वाणी को प्रभाव। मैं तो कहूंगी कि हर एक व्यक्ति की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार, कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। तो हम सबको अपनी वाणी में इतनी चतुराई और इतनी मधुरता और इतनी मिठास लानी चाहिए कि सबको सही हो। ठीक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और हर भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। समझ में आया कि एक कुशल गाइड में। अब आप ये बताइए कि जितने भी कुशल गाइड के हमने यहाँ पर गुण देखे, क्या आपको लगा कि नार्गे मीन्स जितेन नार्गे में ये गुण थे? यस, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए पढ़ते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका मधु कांकरिया जी ने इस यात्रा वृत्तांत में, बताइए, कौन हिमालय के किस तरह के चित्रों को खींचा है, किस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। क्या क्या किया था, अभी व्याख्या देखी ना हमने। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। पल पल परिवर्तित होता रूप मीन्स जब कहीं वो ऊंचाई पर जाती तो छोटे 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 सब दिखने लगता, जब कभी वो नीचाई की ओर जाती तो बड़ा बड़ा सा कुछ दिखने लगता। पहाड़ियां, पेड़, वृक्ष सब कुछ एकदम परिवर्तित होते। कहीं हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां तो कहीं कुछ नहीं, पल पल बदलते रूप को देखा। ठीक है, ज्यों ज्यों, देखिए लिखा है ना, ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त होता था, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे का सब गायब हो जाता है ना, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, है ना। इस तरह से उन्होंने चित्र खींचा। और क्या लिखा है, कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई दे देता। बादल ऐसा लगता कि बस यहीं आ गए हैं, बादलों की चादर ही हमने ओढ़ ली हो, लेखिका ने यही वर्णन किया है। तो कभी कुछ और कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाला जल प्रपात थे। जब एकदम से झरनों में जल बहता है ना अपने वेग से, अपनी स्पीड से, तो ऐसा लगता है जैसे दूध की धार निकल रही हो। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी। अब नदी को यहां पर चांदी की तरह कहा है उन्होंने, चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी। ठीक है, क्यों कहा है बेटा चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी? क्योंकि जब सूर्य की किरणें नदी के पानी में बहते हुए जल में पड़ेंगी तो चमकेगा ना, चांदी सा एकदम प्रतीत हुआ। तो तिस्ता नदी जो एकदम कल कल करती थी वो चांदी की तरह, कौंध, कौंध मतलब एकदम शाइन करती हुई, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को, कौंध मारती तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। ठीक है, और वो लेखिका तो थी ही, जो लेखक होते हैं और कवि होते हैं उनका मन तो कहा है ना कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लेखक और कवियों का मन ऐसे, मतलब आप यहाँ हैं तो हम सिर्फ यहीं का देखेंगे और हमें दिखाई देगा, लेकिन वो कल्पनाओं से कहाँ कहाँ पहुंच से चले जाते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो लेखिका के हृदय को मानो उन्होंने काव्य में बना दिया वहां के हिमालय के पल पर बदलते स्वरूप ने। समझ आया कि किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है वहां का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न को जब हम समझ जाते हैं तो उत्तर लिखने में आसानी होती है। और ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू किया, चलते जाइए चलते जाइए। अधिकतर बच्चे कहते हैं मैडम हम मन से उत्तर लिख दें क्या? अब मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल आप मन से ही उत्तर लिखिए,
क्योंकि आपके सामने कोई कॉपी नहीं है जो आप देख देख कर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मन से लिखने के लिए पहले मस्तिष्क में स्ट्रक्चर्ड कर लीजिए, एक निर्माण कर लीजिए, निर्मित कर लीजिए कि उत्तर हम यहां से शुरू करेंगे, वहां पर समाप्त करेंगे। नहीं तो होता क्या है, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पता ही नहीं समाप्त कहाँ करना है, मैडम नहीं आ रहा है, एंड कैसे करें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पहले जो हम पढ़ा रहे हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुनो। जब हम सुनते हैं तो सारा कुछ हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बस जाता है और हम उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी बहुत क्रिएटिव हैं बेटा। चलिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति का अनंत और विराट, विराट मीन्स विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है। अब लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती ही जा रही थी। अपलक, अनिमेष उस दृश्य को वे देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों करने पर तुली है, जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने के लिए तुली है ताकि वो सयानी बन जाए। सयानी मतलब समझदार, मैच्योर्ड। इन अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की परंपरा से दूर बहती धारा बनकर बह रही हों और उसकी मन के सारे मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में नष्ट हो रही हों। वहां पहुंचकर लेखिका को, गैंगटॉक या गंतोक भी लिखा है, वहां पहुंचकर लेखिका को ऐसा लगा मानो वे अपनी संपूर्ण, उनका जो मन का मैल था, अपवित्रताएं थी, वासनाएं थी, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ इसमें बहा चला जा रहा है और मेरे अंदर स्वच्छ निर्मल एकदम ऐसे पवित्र भावों का वास हो रहा है। तो ये है वहां का जादू, ये है वहां का प्रभाव जो लेखिका ने अपने शब्दों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये कोशिश इतनी अतुलनीय है कि हमें जब पढ़कर इतना आनंद आ रहा है, सोचिए तो लेखिका को वहां प्रत्यक्ष रूप से देखकर कितना आनंद आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न समझ में आया ना, उत्तर भी समझ में आया, तो उत्तरों को किस तरह से लिखते हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। आप पूछी है बात ये कि ऐसा उन्होंने क्या देखा वहां कि उनको अंदर से झकझोर गए हों दृश्य। क्या लगा ऐसा जो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमको कोई भी दृश्य झकझोर जाए या अंदर तक हमारे अंदर सिरहंसी दौड़ जाए, ऐसा नहीं होता ना। कुछ दृश्य या कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर या तो हम स्तब्ध रह जाते हैं या तो हम कहते हैं ना दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब पाठ में ऐसा क्या हुआ था, कौन से दृश्यों को देखकर लेखिका को अंदर तक ऐसा लगा कि ओह ऐसा कैसे संभव है, यहाँ कुछ याद आया? पहाड़ ने चट्टानों पर बैठकर चट्टानें तोड़ती हैं, छोटे छोटे बच्चों को पीठ में बांधकर इतना काम करती हैं। साथ ही वहां के फौजी सैनिक जो 24 घंटे हम सबकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं, तैनात खड़े रहते हैं। और जब लेखिका ने उनसे पूछा तो क्या कहा था, मैडम जी आप लोग चैन से सो सकें इसलिए हम जागते रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कहा है यहाँ पर। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, सडनली वहां के जनजीवन ने उन्हें झकझोर दिया। जनजीवन कैसा था? क्यों गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है? क्योंकि वहां के न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी अत्यंत मेहनत करती हैं। ठीक है, ना केवल महिलाएं बल्कि बच्चे, जी हाँ बेटा, आप लोगों जैसे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़कर पढ़ाई करने जाते हैं। इतना ही नहीं, फिर वहां से घर वापस आते हैं और अपनी माँ के घरेलू कामों में हाथ भी बटाते हैं।
इतना ही नहीं, फिर जंगल जाते हैं मवेशी को चराने, मवेशी समझते हैं हमारे पालतू जानवर, और उसके बाद फिर जाते हैं वो लकड़ी चुनने ताकि घर में चूल्हा जल सके। इतना सब करते हैं वहां के लोग, वहां के जनजीवन, इतना, इसलिए तो वहां को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अकस्मात क्या देखा, वहां के जनजीवन ने उन्हें झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर ही पत्थर तोड़ रही थी। उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। उनके आटे सी कोमल काया मतलब इतनी सुंदर, सुकुमार, एकदम श्वेत सफेद, इतनी सुंदर दिखने वाली युवतियां, स्त्रियां पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं, क्योंकि जो रास्ते सकरे सकरे रास्ते हैं ना, उनको चौड़ा बनाने का प्रयास कर रही हैं। और जरा सी लापरवाही, कहते हैं ना, जरा सी नजर हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसी स्थिति है। फिर भी वे अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत से किए जा रही हैं। कईयों की पीठ पर बंधे बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सब सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता, कब क्या घट जाए कोई नहीं जानता, फिर भी वे इतनी मेहनत कर रही हैं। इनके लिए यह भोजन मात्र पाने का साधन है, मतलब थोड़ी सी इनकम, इतनी मेहनत, मतलब इतना सब कुछ देकर वो सिर्फ इतना सा पाती हैं। और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का, हम जाएंगे वहां पर घूम घाम कर आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी जान दांव पर लगाकर वहां के रास्ते चौड़े कर रही हैं। दूसरी बार उनकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते हुए देखा। लिफ्ट मांगते हुए क्यों देखा? क्योंकि वो पहाड़ों पर जा रहे थे। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को भी चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे क्या देखा? लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्किमी परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा। बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष की छटा बिखेर रहा था, जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। इतनी सुंदर, इतनी, लिखा है ना, कोमल, आटे की कोमल काया सी, इतनी सुंदर स्त्रियां और इतनी मेहनत करती हैं स्त्रियां। तो लेखिका बस आश्चर्यचकित होकर देखे जा रही थी और कल्पना में खो गई कि क्या है, कैसे करते हैं ये सब, इतना सब कुछ। ओके, चलें अगले प्रश्न की ओर बेटा। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? सैलानी मीन्स यात्री, जो जाते हैं, पर्यटक। तो अब जो पर्यटक कहीं भी जाते हैं, उनको यात्रा करवाने में किन का सहयोग रहता है? क्या हम अपने बलबूते पर चले जाएंगे, भाई हम तो जा रहे हैं, हमें ही तो जाना है, हमें किसी की सहायता की क्या जरूरत या फिर किसी की जरूरत होती है या किसी की सहायता चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। किसकी? सबसे पहले तो हम जाएंगे कहाँ? किसी ना किसी वाहन से हमें जाना होगा। यस, ड्राइवर चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होगी। उसके बाद जब हम जहाँ पर जाना चाहते हैं उस जगह हम पहुँच गए, उस स्थान पर हम पहुँच गए, अब वहाँ की जानकारी तो हमें है नहीं, फिर क्या करें? वहाँ पर एक गाइड की ज़रूरत होगी, जो गाइड हमें गाइड करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे कि किस तरह से कहाँ जाना है, कहाँ किस तरह से पहुँचना है, ये क्या है, वो क्या है, संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करेंगे। तो इस तरह से कुछ लोगों की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिनके बिना हम कहीं नहीं जा सकते। तो सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक गाइड का। गाइड जो कि कुशल गाइड हो, जो अपनी जानकारी एवं अनुभव से सैलानियों को प्रकृति एवं स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों एवं सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी एवं आनंदमयी बन जाती है। एक कुशल गाइड होता है, वो हमें तरह तरह से, जो भी सैलानी रहते हैं, जो भी पर्यटक रहते हैं, उनको हर एक स्थान की संपूर्ण जानकारी देता है।
कहाँ से जाना चाहिए, कहीं कहीं खतरा भी होता है तो वो हमें पहले से बता देता है कि मैडम या सर यहाँ पर ये है तो हम थोड़ा सा यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, वो क्या है, ये क्या है। तो एक गाइड जो कि कुशल गाइड होता है, उसको संपूर्ण जानकारी होती है वहाँ के स्थानों की, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक कुशल गाइड। ओके, वहां के स्थानीय निवासियों एवं जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस एवं बेजान लगने लगते हैं। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, गाइड का देखा हमने, फिर वहां के जो जनजीवन, वहां के लोग हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि वे नहीं होंगे, वहां का रख रखाव नहीं होगा, तो वहां कैसा लगेगा, सुनसान सा, खंडर सा। लेकिन कहते हैं ना कि एक कितनी भी सुंदर इमारत क्यों ना हो, यदि उसमें कोई परिवार या लोग नहीं रहेंगे तो वो सुंदर सी इमारत भी कुछ दिनों या महीनों बाद खंडर सी नजर आएगी। तो लोगों से ही रौनक है, तो वहाँ के जनजीवन के कारण भी वहाँ आना जाना लगा रहता है और रौनक बनी रहती है। साथ ही साथ क्या लिखा है, सरकारी लोग जो कि व्यवस्था में संलग्न होते हैं, मतलब क्या आवश्यक है, क्या क्या होना चाहिए, ये सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ओके बेटा, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब कहने को आम जनता क्या, आम तो आम होती है, आम क्या करेगा, नहीं बेटा, आम जनता का भी देश के सफलता और विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए देखते हैं किस तरह से। अब देखिए, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। अभी जस्ट मैंने कहा ना कि पत्थर तोड़ती हैं, चट्टानों को तोड़कर रास्तों को चौड़ा करने का प्रयास करें, इतनी मेहनत और थोड़ी सी इनकम। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी होते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु उनका योगदान अतुलनीय होता है, बिल्कुल जिसकी कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जो काम करते हैं, जैसे पुल बनाना, खेत है, या फिर कपड़े बुनना, खाने या कारखानों में काम करना, ये हमारे देश की नींव को मजबूत करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवाते हैं देश की। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य, असाध्य मीन्स एकदम कठिन वाला कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया ही रुक जाएगा। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। एक एक रुपए से ही 1 लाख और 1 करोड़ और अरबों में संख्या पहुंचती है। कहते हैं ना, सिर्फ 1 रुपया, हाँ बेटा, कहते हैं ना कि 1 रुपया 1 लाख के बराबर नहीं होता, लेकिन 1 लाख में से यदि 1 रुपया को कम कर दिया जाए तो वो 1 लाख नहीं बचता। अतः हर एक व्यक्ति देश की उन्नति और प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। अतः हमें किसी के कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना। ये नहीं कि अच्छा ये प्यून है, ये तो झाड़ू लगाते हैं, हमें क्या, नो, दे आर द मैन और विमेन जो कि हमारे स्वच्छता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमें चाहिए कि हमें हर एक व्यक्ति का दिल से, हृदय से सम्मान करें, उनको आदर दें,
क्योंकि इंसान तो सब इंसान होते हैं, किसी के काम को बड़ा या छोटा ना समझें, किसी व्यक्ति को गरीबी या अमीरी अर्थात आर्थिक दृष्टि से उसकी तुलना ना करें कि किसी के पास धन कम है तो वो छोटा आदमी, किसी के पास धन अधिक है तो वो बड़ा आदमी। बेटा, व्यक्ति बड़ा तो उसके गुणों से बनता है, आचरण से बनता है, व्यक्तित्व से बनता है, चरित्र से बनता है, ठीक है। और ये सारे गुण जब व्यक्ति में है तब कहीं जाकर वो बड़ा कहलाता है। अतः हमें चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति का सम्मान करें। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। लिखा है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है? किस तरह का? बिल्कुल हो रहा है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ में इस कदर डूबा हुआ है, इस कदर लालची हो रहा है कि वो भूल गया है कि मैं जिस डाली पर बैठा हूं उसी डाली को काट रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा? पाताल में? नहीं, मुझे तो काटना है। मुझे तो ऑक्सीजन भी चाहिए, प्राणवायु भी चाहिए, लेकिन पेड़ों को भी काटना है। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या दिन होगी या रात होगी, या सुबह होगी या शाम। सुबह शाम एक साथ नहीं हो सकते, दिन रात एक साथ नहीं होते, अच्छे बुरा एक साथ नहीं होता। तो प्रकृति का हनन करेंगे तो हमारा लाभ कहां से होगा? लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में भूलकर ये सब कुछ करने लगा है। क्या करना है हमें कम से कम, जो हम नहीं बर्थडे मनाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जहां हम बिल्कुल फिजूल खर्ची करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक क्योंकि है भाई हमारे पास, हम तो उड़ाएंगे, ये है हमारी सोच। लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम हम नहीं है कि हम सारे संसार को हमने ही जिम्मा ले रखा है कि हम उनको सुखी रखेंगे या भूखा नहीं रखेंगे, लेकिन जितने हमारे आसपास हैं यदि हम कुछ ऐसा देखते हैं तो उतनी हेल्प तो हम कर सकते हैं ना। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार तो किसी की सहायता कर सकते हैं ना। उसी तरह से जब हमारे जन्मदिन हो तो हम एक पौधा तो लगा सकते हैं ना, गमले में ही सही एक पौधा तो लगाइए। फिर क्यों हम ऑक्सीजन के लिए यहां वहां सिलेंडर ढूंढते फिरेंगे? क्यों हम ये सोचेंगे अब हमें अस्थमा हो गया, अब हमें सांस की बीमारी हो गई? क्या करें? जब पेड़ नहीं होंगे, प्रकृति खुश नहीं होगी तो हम खुश कहां से होंगे? ये जो प्रकृति है सब, इस पर संपूर्ण हक सबका है, ना कि मनुष्य का। लेकिन मनुष्य को लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरा है सब। गलत है, मिथ्या है। इससे हमें निकलना होगा। आइए देखते हैं उत्तर किस तरह से हम लिख सकते हैं। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल एवं रसायन होते हैं जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हमें अपनी फैक्ट्रीज को साफ रखना है। कहां भगाना है? गंदी नालियों में। गंदी नालियां कहां जाएंगी? नदियों में। वही पानी पीने में आ जाएगा। रोगी कौन होंगे? हम। लेकिन हम कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खाता है। तो वही है कि सामने नहीं दिख रहा है तो हमें लगता है सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही बहा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है। इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। यहां तक मृत शरीरों को, शवों को भी नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब इसका कितने घातक परिणाम होंगे सोचो। अब आए हैं यहां पर कि वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव। मृदा समझते हैं? मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन, ठीक है। कि कब तक आखिर मिट्टी पेड़ों को जकड़े रहेगी? जब पेड़ कटेंगे तो मिट्टी कैसे सुगठित रहेगी? जब मिट्टी ही नहीं बचेगी, पेड़ की जड़ों से मिट्टी मजबूती पैदा करती है। पेड़ नहीं तो मिट्टी बहेगी तो फिर क्या होगा? आइए देखते हैं। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। जब तक हम एक एक करके ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। हमें क्या लगता है, मैं क्या कर सकता हूं भाई, अकेले मुझसे कुछ नहीं होगा, ये सब तो कर रहे हैं। यदि हर एक नागरिक, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति यही सोचेगा तो करेगा कौन? किसी ना किसी को तो भीड़ से आगे आकर पहला कदम उठाना होगा ना। तो जो पहला कदम उठाते, कहते हैं ना, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो हमें पद चिन्ह बनाना है ताकि हमारे साथ हमारा अनुसरण करने वाले अपने आप आ जाएं। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए
ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना होगा। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अब कार्यक्रमों का आयोजन भी हर कोई नहीं कर पाता है। जिनके मन में जज्बा होता है ना, जिनके मन में जुनून होता है ना कुछ करने का, वही कुछ आगे कदम उठाते हैं। बाकी तो सब ठीक है, कब करें, टाइम नहीं है। टाइम सबके पास वही है, 24 घंटे। अब उन 24 घंटों को कितने अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है वो डिपेंड हम पर करता है। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं बताइए। एक है कि स्नोफॉल में कमी आ गई है। क्यों? प्रदूषण के कारण ऐसा क्यों हुआ? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हुआ? और कौन कौन से कारण हैं प्रदूषण के? और कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है? आपने ये देखा ना, प्रदूषण कई प्रकार का होता है। मृदा मतलब सॉइल पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सो मेनी पॉल्यूशंस आर देयर। बहुत सारे प्रदूषण है। अब क्या है कारण? सबका एक कारण देखें हम, मनुष्य। हाँ बेटा, मनुष्य ही इन सब प्रदूषणों का एकमात्र कारण है, क्योंकि वो ही अपने उपयोग में इन चीजों को लाता है। नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, हम तो स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। हम अपने घर में बजा रहे हैं, जितना चाहे तेज बजाएंगे, इससे किसी को क्या। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये कतई नहीं होता कि हम दूसरों की शांति में खलल डालें। जो भी हमें काम करना है अपने दायरे में रहकर करना है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता कदापि नहीं होता। हर एक नागरिक को चाहिए कि जितना वो अधिकारों के प्रति अपने आप को आगे रखता है कि मुझे तो अधिकार प्राप्त है, मुझे तो अधिकार प्राप्त है, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हमारी कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि संविधान में निहित है। कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं, जिम्मेदारियों को, या हम अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं। तो जो अधिकारों की बात करते हैं उनको जरा ये भी तो समझना चाहिए कि कर्तव्य हैं हमारे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हर एक के सुख दुख में अपना साथ देना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये हक कदापि नहीं बनता कि हम किसी के सुख में उसको दुखी करें। ठीक है? और भी प्रदूषण कौन कौन से होते हैं? ये रही नॉइस पॉल्यूशन की बात। और बताइए, मृदा, मिट्टी वाला पॉल्यूशन। अभी हमने देखा नदियों से जो पानी बहाया जाता है, मतलब सड़े गले पदार्थों को डाल दिया जाता है। वायु प्रदूषण, हमें व्हीकल्स चाहिए। आज हमने ये अभी साइकिल थी, नहीं हम सेटिस्फाइड, हमने बाइक ली, अब उससे भी नहीं, हम अभी बड़ी वाली चाहिए, इतनी वाली है, ये चाहिए, वो चाहिए। कभी व्यक्ति का मन ही नहीं भरता भाई, हद होती है। कहते हैं ना कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, परंतु उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। और यदि जब हमारे मन में लालच है तो हम कभी संतुष्ट भी नहीं रह सकते, और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता वो कभी खुश भी नहीं रह सकता। तो मन में संतोष तब आएगा जब हम अपने कार्यों से खुश होंगे। ठीक है? तो यहां पर अब देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन कौन से कारण है। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रही है। बिल्कुल, इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ रहा है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिसके कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देता है। जहां प्रदूषण अधिक है वहां पर मौसम एकदम पता नहीं कब क्या हो जाता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते ही बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये क्या हो रहा है? ये प्रकृति का चक्र पता नहीं क्या होता जा रहा है। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आया ना समझ में? क्योंकि ये विज्ञान का भी टॉपिक है और ये हम पढ़ते जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, आइए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। यदि किसी दुकान का ना होना वहां पर वरदान क्यों कहा है? दुकान होती, लोग वहां पर सामान खरीदते, खाते पीते और फिर वहां पर गंदगी होने लगती, प्रदूषण होने लगता। इसलिए लेखिका ने लिखा है कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आवागमन शुरू हो जाएगा
और वे जमा होकर खाते पीते, गंदगी फैलाते। इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई, क्योंकि यहां प्रदूषण नहीं था। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही तो था। ठीक है, अब मनुष्य, दुकान मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब प्रदूषण। यार ये क्या है, हमें अपनी इस टेंडेंसी को, इस पहचान को बदलना होगा और प्रदूषण को मुक्त करना होगा। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। क्या करती है? सर्दियों में बर्फ एकत्रित हो जाता है, गर्मियों में वही बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेता है। यस, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनके नदियों को भर देती हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति इतना कुछ करती है, हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति के चक्र को सही से बनाकर रखें। ओके, चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? क्या हैं देश के फौजी? आखिर देश पर वो क्यों तैनात रहते हैं? क्या हमारा कर्तव्य है उनके प्रति कुछ? हमने बात की थी इससे पहले इसी वीडियो में कि हमें चाहिए कि हम उनका दिल से सम्मान करें। ठीक है, देखिए बेटा, देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में भी -15 डिग्री 15 डिग्री होता है, उस कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी पहरा देते रहते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी हो गर्मी हो वहीं रहकर देश की रक्षा करते रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। भारत माता के प्रति अपना समर्पण भाव यहां पर देखने को मिलता है। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार एवं सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये जो जज्बा है वो हर किसी में नहीं होता। हमें सलाम देना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए उन देश के वीर भक्तों को, देश के जवानों को, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, जब वो तत्पर रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। बेटा अब देखिए ध्यान से और सुनिए, यस ध्यान से ही देख रहे हैं, आई नो कि मैग्नेट ब्रेन्स जो कि इंडियाज नंबर 1 चैनल बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है, जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है आपको, और हम देते रहेंगे हमेशा फ्री एजुकेशन आपके लिए। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब देखिए, अब मैं बता दूं आपको कि कितने सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो भी मुफ्त, एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं है बेटा। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम आपके कोर्स से रिलेटेड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यस बिल्कुल, स्पोकन इंग्लिश, साथ ही साथ प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनटीएससी ओलंपियाड परीक्षाएं, आईआईटी, जेईई, नीट, फ्री एजुकेशन बेटा, और साथ ही साथ जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के वीडियो सब कुछ मिलेंगे यहाँ। बस आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वो सही टाइम पर मिलते जाएं और आप उसका उचित लाभ उठा पाएं। अब आपको जो भी देखना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। बताइए जल्दी क्या देखना चाहता है? अभी तो हम सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस देखना चाहते हैं। ओके, आ जाइए, क्लिक कर दीजिए। सीबीएसई का क्लिक करते ही हिंदी मीडियम क्लिक किया तो आपके हिंदी मीडियम से संबंधित सभी विषय के वीडियोस यहां पर दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पर। क्या पढ़ना है आपको? क्या आप भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या चाहते हैं गणित पढ़ना, सामान्य अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, या सामाजिक विज्ञान पढ़ना? जो भी आप पढ़ना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। बताइए, लाली मैडम के वीडियोस हिंदी, ओके, क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया,
क्लिक करते ही हिंदी और आपकी लाली मैडम आ जाएंगी आपके सामने और बस यहां पर आपको बताना सिर्फ यह है कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। हाँ, सब कुछ एक एक बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज हमने यहां पर सेट करके रखा है आपके लिए, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा तो मिले लेकिन वो भी सुविधा के साथ मिले, परेशान ना होना पड़े। अब क्या देखना चाहते हैं आप बताइए? क्या आप अपना पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, या फिर देखना चाहते हैं सभी अध्याय का क्रमानुसार सारांश या पाठ की समरी, या फिर देखना चाहते हैं आप प्रश्न अभ्यास जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, या फिर आपको देखना है संपूर्ण अध्याय का वीडियो, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ है यहां, या फिर चाहते हैं आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल, एमसीक्यूज? बताइए, जो भी आपको देखना है वो सब कुछ आप देख पाएंगे और ये आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है? पाठ्यक्रम। बड़े समझदार बच्चे हैं, पाठ्यक्रम जब जान लेंगे तो सब तो अपने आप समझ ही जाएंगे। वेरी नाइस। क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम पर। जैसे ही हमने पाठ्यक्रम पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने आ जाएगा वीडियो। लाली मैडम भी देंगे आपको हिंदी की जानकारी। अब आपको हिंदी की चारों पुस्तकें नजर आ जाएंगी। घबराइए मत, चारों पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी। आपको पता है ना, सीबीएसई ने हिंदी को भी 2 कोर्सेज में डिवाइड किया है, कोर्स ए और कोर्स बी। यदि आप कोर्स ए पढ़ते हैं, आपके विद्यालय में कोर्स ए है, तो उसमें रहेंगी 2 पुस्तकें, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी यदि आपके स्कूल में, तो उसमें भी 2 बुक्स रहेंगी जिनका नाम है स्पर्श और संचयन। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं? आपने 9th में पढ़ा था, कोर्स ए में पढ़ा था ना, क्षितिज और कृतिका भाग 1। अब हम पढ़ेंगे क्षितिज और कृतिका भाग 2। ठीक उसी तरह से 9th में आपने पढ़ा था स्पर्श और संचयन भाग 1, 10th में पढ़ेंगे स्पर्श और संचयन भाग 2। ठीक है, अब इसमें भी क्या 9th की तरह चैप्टर्स हैं? क्या इसमें कविताएं हैं? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी के दोहे हैं क्या मैडम? हाँ, सब्र करिए, वीडियो देखिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं यहां पर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित एक मात्र इतना सा भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, वीडियो देख लिया, वीडियो देखा है और आपको पसंद भी आया है, तो पसंद आते हैं तो क्या करते हैं? यस, आई लाइक इट, तो लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया 100% फ्री एजुकेशन, क्लास 6 to 12 एकदम फ्री बेटा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।